तारीख है 3 जनवरी 2026 और दुनिया भर में ना डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के जो पुराने तरीके हैं वो खत्म हो रहे हैं। उनकी जगह ले रहा है एक नया और सच कहूं तो काफी खतरनाक आदर्श। नमस्कार। आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं उसका आधार है 2026 की ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट। और देखिए, इस रिपोर्ट का बस एक वाक्य ही आज की स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो ये सब कुछ घूमता है एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द जिसे कहते हैं काइनेटिक रेजोल्यूशन। अब ये है क्या? बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि जब बातचीत, डिप्लोमेसी सब फेल हो जाता है तो देश सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन पर उतर आते हैं। आप समझ रहे हैं? ये एक बहुत ही खतरनाक बदलाव है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नए दौर का, इस नए ट्रेंड का सबसे बड़ा और सबसे साफ उदाहरण हमें देखने को मिलता है वेनेजुएला में। वहां अमेरिका ने जो दखल दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। और ये जो दखल था ना, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी। आप देखिए, जनवरी 25 में वेनेजुएला को नार्को टेररिस्ट देश घोषित किया गया। फिर अगस्त में नेवी की तैनाती हुई और आखिर में जनवरी 26 में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। हर एक कदम माहौल को और गरमाने के लिए ही बनाया गया था। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही चालाक कानूनी रास्ता निकाला। उन्होंने वेनेजुएला की सरकार को एक पॉलिटिकल पावर मानने के बजाय उसे एक क्रिमिनल गैंग, एक नार्को टेररिस्ट ग्रुप की तरह दिखाया। अब इस कानूनी दांव-पेच का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उन्हें जंग का ऐलान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने इसे एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन की तरह पेश किया। बस फर्क ये था कि इस एक्शन के पीछे पूरी मिलिट्री खड़ी थी। अब अमेरिका के इस एक तरफा एक्शन का नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया बढ़ गई। एक तरफ रूस और ईरान थे जिन्होंने खुलकर कहा कि ये सशस्त्र आक्रामकता है। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी देश थे जो खुद ही कंफ्यूज थे कि किसका साथ दें। और तो और यूरोप में भी सब एकमत नहीं थे। स्पेन जैसे देशों ने कहा कि भैया हमें तो शांतिपूर्ण समाधान चाहिए। मतलब साफ है, जो एक ग्लोबल सहमति होती थी वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब चलिए दुनिया के एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, मिडिल ईस्ट। क्योंकि जिस वक्त सबका ध्यान वेनेजुएला पर था ना, उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट एक साथ सिर उठा रहे थे। देखिए, एक तरफ तो सऊदी अरब और यूएई, जो यमन में कभी साथ मिलकर लड़ते थे, अब वही एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया है और वहां की हुकूमत उसे बेरहमी से कुचलने पर तुली है। ये दो संकट भले ही अलग अलग दिखें, पर ये आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे रीजन को अस्थिर कर रहे हैं। तो ईरान में ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी चिंगारी थी इकॉनमी। जब ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 14.5 लाख तक गिर गई, मतलब पूरी तरह से क्रैश हो गई, तो जो गुस्सा बाजारों में शुरू हुआ था वो देखते ही देखते सड़कों पर आ गया। और सरकार का रिएक्शन वो बिल्कुल साफ था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सीधा सीधा कह दिया कि ये प्रदर्शन करने वाले लोग दुश्मन के भाड़े के सैनिक हैं और इन्हें इनकी जगह दिखानी होगी। बस यही बयान उस हिंसक क्रैकडाउन का आधार बन गया जो इसके बाद हमने देखा। चलिए अब एशिया की तरफ नजर डालते हैं, जो कि हमारा तीसरा थिएटर है। यहां पर जो तनाव है ना, वो रिसोर्सेज पर कब्जे और ग्रे जोन वॉरफेयर यानी कि अपरंपरागत सैन्य तरीकों को लेकर है। और इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में है चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। वो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा डैम बना रहा है। अब ये डैम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली बनाएगा। ये चीन के ही थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा है। मतलब स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बिजली बनाने का एक प्रोजेक्ट है या फिर एक जियोपॉलिटिकल हथियार? क्योंकि एक्सपर्ट्स को डर है कि ये एक वाटर बम साबित हो सकता है। सोचिए, अगर चीन पानी के बहाव को कंट्रोल करने लगे तो भारत और बांग्लादेश में डाउनस्ट्रीम रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। और ऐसा ही कुछ चीन ताइवान के साथ भी कर रहा है। वहां वो एक बहुत ही चालाक लेकिन खतरनाक स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जिसे क्वाजी ब्लॉकेड या अर्ध नाकाबंदी कहते हैं।
मतलब ये कि वो अपनी नेवी को ताइवान के चारों तरफ हमेशा तैनात रखता है। इससे ताइवान के डिफेंस पर लगातार दबाव बना रहता है और दुनिया भी धीरे धीरे इस सिचुएशन की आदी हो जाती है। ये एक तरह से नाकाबंदी ही है, बस इसका ऐलान नहीं किया गया है। तो अब जब हम इन सब अलग अलग जगहों के संघर्षों को एक साथ रखकर देखते हैं, वेनेजुएला, मिडिल ईस्ट, एशिया, तो एक ग्लोबल पैटर्न नजर आता है। और इसी को रिपोर्ट पॉलीक्राइसिस या बहुसंकट का नाम देती है। और ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। अमेरिका में क्या हुआ? प्रतिबंधों से बात सीधे हमलों तक पहुंच गई। मिडिल ईस्ट में जो कभी साथी थे वो दुश्मन बन गए। ईरान में विरोध को ताकत से कुचल दिया गया। और एशिया में सहयोग की जगह जोर जबरदस्ती ने ले ली है। हर जगह एक ही कहानी है, डिप्लोमेसी की जगह अब फोर्स ले रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। रिपोर्ट का जो निचोड़ है वो यही है कि ये संकटों का संगम है। मतलब एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बन गया है जहां एक जगह लगी चिंगारी, मान लीजिए वेनेजुएला में, वो ईरान या ताइवान में आग लगा सकती है, क्योंकि अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इस नई दुनिया में जहां देश बातचीत करने के बजाय सीधे ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अगला ग्लोबल वॉर शुरू करने वाला ट्रिगर क्या होगा? वो कौन सी एक चिंगारी होगी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि इस नए दौर में दांव पर क्या लगा है। जय हिंद, जय भारत।